हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो है अपन डीसी जनरेटर का जो पार्ट छठवा है, पार्ट 6 को अपन कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पार्ट 6 में अपना चैप्टर फिनिश हो जाए डीसी जनरेटर का। तो आज अपन इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में चलाने के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में चलाने के लिए शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। तो डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में चलाने के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। मान के चलो अपने पास ये दो जनरेटर हैं, दो हैं या दो से अधिक जनरेटर हैं। जैसे ये रहा और एक जनरेटर ये रहा। तो इनको समांतर में क्या है कि जहाँ अधिक वोल्टेज वगैरह की जरूरत होती है वहाँ जनरेटर को क्या होता है, समांतर क्रम में चलाया जाता है। अब उनको समांतर क्रम में चलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे ये है, इनको समांतर में चलाने के लिए दो जनरेटर मान लेते हैं अपन। तो ये इनके क्या हुए, टर्मिनल वोल्टेज हो गया। यहाँ पर जो टर्मिनल है यहाँ पर जो सप्लाई निकलेगी, जो प्लस हो गया और जो माइनस हो गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। तो अगर अपने और भी जनरेटर हैं या दो हैं या तीन हैं या चार हैं, तो जनरेटर को समांतर में चलाने के लिए क्या क्या नियम लागू होने चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यानी कि प्लस को प्लस से जोड़ना चाहिए और जो माइनस को माइनस से जुड़ा होना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है कि प्लस को प्लस से जोड़ना चाहिए, कॉमा माइनस को माइनस से जोड़ना चाहिए। जो प्लस वाला टर्मिनल है प्लस से और माइनस वाला जो टर्मिनल है वो माइनस से जुड़ा होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या चाहिए कि दो जनरेटर या तीन जनरेटर या चार हो जो भी हो, उनका वोल्टेज जो है समान होना चाहिए। वोल्टेज कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि मान के चलो ये 230 निकालना है तो इसको भी 230 निकालना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, उनकी दक्षता जो है, इफिशियंसी, दक्षता समान होनी चाहिए। तो आपसे पेपर पर पूछा जाएगा कि डीसी जनरेटर को चलाने के लिए निम्नलिखित में से क्या शर्त होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में देगा प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस टर्मिनल से, बी में देगा वोल्टेज समान होना चाहिए, सी में देगा दक्षता समान होना चाहिए और डी में देगा उपरोक्त सभी। तो एक चीज तो आपको ये हो गई। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या होगा यदि एक डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में चल रहे हैं और एक खराब हो गया है, एक को हटा लिया जाए, तो धीरे धीरे उसकी क्या हो जाएगा, उत्तेजना उसकी कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे उत्तेजना सीधा सीधा पूछेगा कि अगर जनरेटर चल रहे हैं समांतर क्रम में, एक जनरेटर खराब हो जाए हटा लिया जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, उत्तेजना जो है वो कम हो जाएगी। तो इतना इसके बारे में है। इसकी जो थ्योरी है जो समझाया वो मैं लिख देता हूँ। तो ये जो मैंने आपके सामने नोट कर दिया कि यानी कि दो जनरेटर हैं या तीन हैं, तो जनरेटरों को क्या करना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए उनका। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोई जिसका वोल्टेज आउटपुट में इतना निकल रहा है इसका आउटपुट में इतना निकल रहा है, तो वो सब मिस्टेक हो जाएगा। और धन को धन से मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को ऋण से जोड़ना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, सभी जनरेटर की जो दक्षता है, इफिशियंसी बोलते हैं इसको, वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और अगर डीसी जनरेटर चल रहे हैं, दो दो जनरेटर अगर समांतर में क्रम में चल रहे हो और एक जनरेटर खराब हो जाए या एक जनरेटर को हटा दिया जाए, तो एक की उत्तेजना धीरे धीरे घटेगी, एक की उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब उत्तेजना उनकी क्या हो जाएगी, जो है घटेगी। ठीक, तो इसके बारे में नोट कर लेना। अब पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया। कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है या आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है जनरेटर के अंतर्गत। तो आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर उत्तेजना को पढ़ेंगे, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में।
तो आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि ये मान के चलो ये अपना जनरेटर है, ये क्या है, मुख्य पोल है, और जो मुख्य पोलों पर क्या है, बाइंडिंग की गई है, और ये क्या है, अंदर आर्मेचर है, और ये आर्मेचर पर बाइंडिंग की गई है। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आर्मेचर द्वारा स्थापित किया गया चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि इसमें बाइंडिंग है तब ये घूमेगा, तो आर्मेचर का भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और इस फील्ड बाइंडिंग का भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, इसका भी, आर्मेचर का भी, और उसके मुख्य पोलों का भी चुंबकीय क्षेत्र। मुख्य पोल जो हो गए, तो मुख्य पोल का चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, एक क्या होगा, आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। जब अंदर आर्मेचर क्या होगा इसका, ये आर्मेचर बाइंडिंग है, आर्मेचर अगर इसके अंदर घूमेगा, तो आर्मेचर इसके अंदर घूमेगा तो क्या होगा, आर्मेचर द्वारा स्थापित किया गया चुंबकीय क्षेत्र पर तो आर्मेचर द्वारा स्थापित किए गए चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव क्या, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। फिर से समझो ऐसा कि ये आर्मेचर है, आर्मेचर पर ये क्या की गई है, बाइंडिंग की गई है, ये आर्मेचर पर बाइंडिंग है। ठीक। ये क्या है, मुख्य पोल, और ये मुख्य पोलों पर बाइंडिंग की गई है, तो आर्मेचर बाइंडिंग इसको बोलेंगे, और जो मुख्य पोल यानी कि फील्ड बाइंडिंग इसको बोलेंगे। तो आर्मेचर द्वारा स्थापित किया गया चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर द्वारा स्थापित किए गए चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अब आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता क्या क्या है, वो चीज़ों सवालों के, जैसे आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या क्या दिक्कत हो सकती है डीसी जनरेटर के अंदर। तो मुख्य पोल मुख्य फ्लक्स में कमी आएगी। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो तीन चीजें होती हैं, एक तो मुख्य फ्लक्स जो है, मुख्य फ्लक्स में कमी हो जाएगी, पहली चीज मुख्य फ्लक्स में कमी हो जाएगी, और दूसरी चीज क्या है, अपशिष्ट चुंबक जो होगा, अपशिष्ट चुंबकत्व वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मुख्य फ्लक्स में कमी होगी, और अपशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, मतलब अपशिष्ट चुंबकत्व क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, अपशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण ही जो होता है डीसी जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज या ईएमएफ बनाता है। अगर आप उस जनरेटर के अंदर अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं बन रहा है, तो क्या है, उसके अंदर वोल्टेज या ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, तो अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अति आवश्यक है। तो अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया हो रही है जनरेटर के अंदर, आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, तो मुख्य फ्लक्स में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, अपशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। और दो तीन चीजें हैं कि अपशिष्ट चुंबकत्व और कैसे नष्ट हो सकता है, कि हैमरिंग और अत्यधिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण, हैमरिंग या फिर ओवर हीटिंग, हैमरिंग बोल दो, हैमरिंग हैमरिंग या ओवर हीटिंग के कारण, ओवर हीटिंग के कारण भी अपशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि किसी डीसी जनरेटर के अपशिष्ट चुंबकत्व का गुण नष्ट होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए में देगा हैमरिंग, ऑप्शन बी में देगा ओवर हीटिंग, या ऑप्शन सी में देगा आर्मेचर प्रतिक्रिया, तो डी में देगा उपरोक्त सभी। तो ये चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि अपशिष्ट चुंबकत्व कैसे कैसे खो सकता है, कैसे कैसे हट जाएगा। तो मुख्य पोल पर क्या है, विचुम्बकन के कारण अपशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। जैसे कि आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी, जब आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला जो प्रभाव होगा, मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव या मुख्य फ्लक्स
पर पड़ने वाला जो प्रभाव होगा, इससे क्या होगा, विचुम्बकन प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा मुख्य पोल पर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। तो आर्मेचर रिएक्शन के मैं कुछ चीजें हैं वो मैं जो बताया है उसको मैं नोट कर देता हूं। तो ये मैंने आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में आपको लिख दिया है और इसको समझा रहा हूँ, मैं इससे पहले भी समझा दिया था। और सभी छात्रों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और जिन जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और अपने साथ के जो भी कोई भी स्टूडेंट हो जो आईटीआई कर रहा हो या आईटीआई ने कंप्लीट कर लिया हो, तो उनके लिए वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम में भी यहीं से पूछा जाएगा, थ्योरी पूरी वही है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। ये आपसे स्टेटमेंट देके भी पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में लिखे, क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन में बना देगा आपको आर्मेचर प्रतिक्रिया या कम्यूटेशन, बी में दे देगा कम्यूटेशन, सी में दे देगा, ऐसे सी में भी कुछ और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। मैंने बताया था आपको क्या है कि एक तो जे इसके अंदर क्या है, मुख्य पोल बने हुए हैं, यहाँ से जे मुख्य पोल हैं, एक मुख्य पोल ए है NS, ये इस पर क्या है, बाइंडिंग की गई है, तो ये फील्ड बाइंडिंग है। तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र ये रहेगा, ये वाला मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। एक जो आर्मेचर है तो यहाँ पर भी बाइंडिंग रहेगी, तो इस पर भी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो इसके आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ेगा वही क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। क्लियर। अब आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मुख्य पोल पर विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो मुख्य पोल है, मुख्य पोल पर क्या होगा, विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो जिसके कारण से क्या है, फ्लक्स, जिसकी वजह से क्या है, फ्लक्स में कमी हो जाएगी। मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मुख्य पोल पर, मतलब जे वाले जो मुख्य पोल मैंने जो बताए हैं इन पर क्या हो जाएगा, जो मैंने ये मुख्य पोल आपको दर्शाए हैं इनमें क्या हो जाएगा, विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मुख्य फ्लक्स में कमी आ जाएगी। मतलब मुख्य फ्लक्स में कमी आ जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ या दक्षता, उत्पन्न ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ बोल सकते हैं, और या नहीं है यहाँ पर, और उत्पन्न ईएमएफ और दक्षता घट जाती है। तो ये आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाएगा कि एक डीसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ और दक्षता घटने का या कम होने का मुख्य का कारण क्या है। तो आपको ध्यान होना चाहिए आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है कि डीसी जनरेटर और जो है अपशिष्ट चुंबकत्व किन किन कारणों से खो देता है। तो हैमरिंग के कारण और ओवर हीटिंग, ज़्यादा जनरेटर गर्म हो रहा है तो उसके कारण हैमरिंग, मतलब उस पर चोट मोट वगैरह ज़्यादा कर तगड़ी पड़ जाए तो वो हो जाती है, हथौड़े की चोट वगैरह पड़ जाती है, तो वो भी एक उसकी वजह से अपशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। या ओवर हीटिंग, जनरेटर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसके कारण भी अपना अपशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, ये भी पता होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट के कारण भी डीसी जनरेटर अपनी अपशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है। तो आपको वो सभी कारण पता होना चाहिए कि एक डीसी जनरेटर अपशिष्ट चुंबकत्व कब खो देता है। और जब तक डीसी जनरेटर के अंदर अपशिष्ट चुंबकत्व चुंबकत्व नहीं बनाएगा तब तक उसके अंदर फ्लक्स ईएमएफ नहीं बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन से है, स्व उत्तेजित जनरेटर, मतलब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर अपन ने दो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी चुंबक वाला आता है डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। तो जो मैंने पढ़ाए थे, तो आपको एक चीज आपको अच्छी तरीके से कंफर्म कर लो, पता होना चाहिए कि अपशिष्ट चुंबकत्व का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये जनरेटर के अंदर नष्ट हो जाए या नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ या
वोल्टेज मतलब फ्लक्स या ईएमएफ या वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा उस जनरेटर से। तो अपशिष्ट चुंबकत्व और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अपशिष्ट चुंबकत्व नष्ट किन किन वजह से हो सकता है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण भी नष्ट होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण, हैमरिंग ओवर हीटिंग के कारण भी नष्ट हो जाएगा। तो वो चीज है। अब इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण कैसे किया जाए। तो आर्मेचर का उसका निवारण, जैसे आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन का निवारण, इसको मतलब दूर कैसे किया जाए एक जनरेटर के अंदर से, तो उस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण के जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यामिति को जो ब्रश होते हैं, जैसे कि ये कम्यूटेटर बना हुआ है जनरेटर का, यहाँ से मैं कम्यूटेटर बना देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या है, कम्यूटेटर है मान के चलो। ये क्या लगे है, ब्रश, यहाँ पे क्या लगा है, ब्रश, जो ब्रश लगे हैं। तो ब्रश के द्वारा ही सप्लाई क्या करते हैं, बाहर लाते हैं। तो ज्यामिति उदासीनत से चुंबकीय उदासीनत तक इसको ब्रश को खिसका के, अभी मान के चलो ये कहाँ है, जीएनए पर है, गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रल एक्सेस मतलब उदासीन अक्ष, ज्यामिति उदासीन अक्ष। तो ब्रश को ज्यामिति उदासीन अक्ष से खिसका कर कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ आ जाए। तो ये क्या हो गया, चुंबकीय उदासीन अक्ष मतलब एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रल एक्सिस से एमएनए पर, जीएनए से एमएनए पर खिसका के ले आओ, ब्रश को इधर खिसका दो। तो ज्यामिति उदासीनत से चुंबकीय उदासीनत तक खिसकाकर क्या आर्मेचर प्रतिक्रिया कम की जा सकती है। दूसरी चीज, इसके बीच में थोड़ा ब्रश के और कम्यूटेटर के बीच में क्या है, गैप कर दो, थोड़ा सा गैप कर दो, या कुछ एयर गैप बढ़ाकर। तो आपको पेपर में ही सीधा देगा कि एयर गैप बढ़ाकर, और बी में देगा आपको क्या, जीएनए से एमएनए पर ब्रश को खिसकाकर। ठीक, तो ये दोनों चीजें। और तीसरी चीज देगा कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके, और डी में देगा उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन अब पूछेगा कि निम्न में से आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण का उपाय है। तो आपको सभी लगाना पड़ेगा। निम्न में से आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण का उपाय क्या है, एयर गैप बढ़ाकर, ये भी सही है। जीएनए से गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रल एक्सेस से एमएनए मतलब मैग्नेट न्यूट्रल एक्सेस, चुंबक ज्यामिति उदासीन अक्ष और चुंबकीय उदासीन अक्ष पर ब्रश पर खिसकाकर, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके, तो उपयुक्त सभी। तो ये तीनों कारण से उसकी क्या हो जाएगी, आर्मेचर प्रतिक्रिया मतलब नष्ट हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये चीज ये हो गई। तो इसको मैं नोट करा देता हूं आपको। तो ये जो मैंने आपको लिख दिया है कि ब्रश को जीएनए मतलब गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रल एक्सिस मतलब ज्यामिति उदासीन अक्ष से, किसको, ब्रश को, जो ब्रश है उस ब्रश को जीएनए गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रल मतलब ज्यामिति उदासीन अक्ष से एमएनए मतलब मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस चुंबकीय उदासीन अक्ष की स्थिति में खिसकाकर, एक तुझे पता होना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया कम हो जाएगी। कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके, अगर कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग कर देंगे तो इससे भी आर्मेचर प्रति वो रिएक्शन कम हो जाएगा, वायु अंतराल बढ़ाकर। तो ये चीज अच्छे से आपको याद हो जाए। तो क्या आर्मेचर रिएक्शन के चीज जो है। अब आता है कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेटर तो वो ज्यादा चीज है, लेकिन कम्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ चित्र बनाए हुए हैं, जो फिगर 1 और ये क्या है, फिगर 2। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना। जी क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट, क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बारे में है जी। कम्यूटेटर सेगमेंट है,
और ये कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या है, कॉइल जुड़ी हुई है। ये भी क्या है, कम्यूटेटर के सेगमेंट का चित्र मैंने बनाया, कम्यूटेटर सेगमेंट, और ये कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी कॉइलें हैं। ये जो दिख रही है, इस कॉइल के अंदर ये करंट ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, या नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर या नीचे। जैसे करंट करंट जो है यहाँ ऊपर की साइड में जा रहा है कॉइल के अंदर, और ये कॉइल के अंदर नीचे की ओर, यहाँ कॉइल के अंदर ऊपर की ओर, यहाँ कॉइल के अंदर नीचे की, इस तरीके से करंट जा रहा है। तो ये क्या है कि कम्यूटेटर से जुड़ी कॉइलें हैं। ये जो दिख रहा है, ये क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट है। एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट। और ये जो है, ये क्या है, ब्रश है। जो ये क्या है, ब्रश, कार्बन के ब्रश, इसी के, क्योंकि कम्यूटेटर में जो ब्रश होता है वो कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर से ही लगा रहता है, और ये कम्यूटेटर के सेगमेंट हैं। तो सेगमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है। तो कम्यूटेशन प्रभाव को पढ़ते हैं। कम्यूटेशन होता क्या चीज है, कम्यूटेशन के बारे में परिभाषा क्या है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये तो आप पहले से अच्छे से समझ लेना, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। ये जो दिख रहे हैं आपको कम्यूटेटर सेगमेंट है। ये स्थिति फर्स्ट का डायग्राम है, जब जैसे कि ये जो ब्रश है ये कम्यूटेटर सेगमेंट पे है। ये जो आपको ब्रश दिख रहा है, ये दो कम्यूटेटर के दो सेगमेंटों पर है, ए पर भी है और बी पर भी है। और यहाँ जो स्थिति फिगर फर्स्ट में मैंने जो दर्शाया है, जो ब्रश है वो एक ही सेगमेंट को स्पर्श कर रहा है, एक ही सेगमेंट को शॉर्ट कर रहा है या स्पर्श कर रहा है। और यहाँ जो ब्रश है कम्यूटेटर के दो सेगमेंट को स्पर्श कर रहा है। दोनों में क्लियर दिख रहा होगा। तो जनरेटर में जब एक ब्रश, जनरेटर में जब ब्रश जो होता है जनरेटर के अंदर, कि जनरेटर में जब एक ब्रश, वही जनरेटर में जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर को, जनरेटर के अंदर जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, ध्यान से समझना, जनरेटर के अंदर जब एक ब्रश, जो ब्रश है, दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी कॉइल, कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी कॉइल में क्या हो जाता है, शॉर्ट जुड़ी कॉइल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जुड़ी कॉइल में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस शॉर्ट सर्किट के दौरान, या इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, या इस शॉर्ट सर्किट के दौरान धारा के प्रवाह में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, कम्यूटेशन कहलाएगा, कम्यूटेशन कहलाएगा। दोबारा से समझना, दोबारा से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोबारा से समझो, जनरेटर के अंदर जब एक ब्रश, जो एक ब्रश आपको दिख रहा है, दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, तो उससे कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी कॉइल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, या इस शॉर्ट सर्किट के बाद, या इस शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, कम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक, इसकी जो है मैं वो लिख देता हूं आपके सामने, इसकी जो मैंने बताया है वो, तो ये मैंने लिख दिया है कि जनरेटर जब, यहां से एक जनरेटर में, या जनरेटर जब, यार जनरेटर जब, थोड़ा सा मिस्टेक है परिभाषा, एक जनरेटर, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज में सुधार कर रहा हूँ। एक जनरेटर में, आपसे ये, एक जनरेटर में अरे यार थोड़ा सा, हाँ अब सही है। जनरेटर में जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, तो सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, इसके दौरान
तथा इसके बाद विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है। मतलब जनरेटर में जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर, जब जनरेटर में जब एक ब्रश जो है, एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट, एक कम्यूटेटर सेगमेंट ए और जे कम्यूटेटर सेगमेंट बी, दो कम्यूटेटर सेगमेंट सेगमेंट को स्पर्श करता है। जो देखो यहाँ पर पहले, यहाँ इस फिगर में देखो एक सेगमेंट को स्पर्श कर रहा है, यहाँ इस फिगर में देखो दो सेगमेंट को स्पर्श कर रहा है, ए में भी और बी में भी है। तो सेगमेंट को दो सेगमेंट को स्पर्श करता है, तो सेगमेंट से जुड़ी कॉइल, ये क्या सेगमेंट से जुड़ी कॉइल है, सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ये जो कॉइल है तो ये क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, इसके दौरान तथा इसके बाद विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है। तो ये कम्यूटेशन की परिभाषा, इसका चित्र भी अच्छे से बना लेना, नोट कर लेना इसको। अब थोड़ा पढ़ेंगे इंटरपोल के बारे में कि इंटरपोल क्या होते हैं। तो देखो इंटरपोल क्या होता है कि ये मुख्य पोल है NS और ये क्या है, इंटरपोल बोलते हैं इनको। तो मुख्य पोल के बीच में, मुख्य पोलों के बीच में स्थापित किए गए छोटे पोल इंटरपोल कहलाते हैं। जो मुख्य पोल है, मुख्य पोल के बीच में स्थापित किए गए ये छोटे पोल इंटरपोल कहलाते हैं। आपसे परिभाषा देके ही पूछ लेगा मुख्य पोल के बीच में स्थापित किए गए छोटे पोल क्या कहलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंटरपोल कहलाएंगे। और दूसरी क्वेश्चन है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि मुख्य पोल की ध्रुवता कैसी होती है। तो जो इंटरपोल में की ध्रुवता कैसी होती है, तो मुख्य पोल की जो घूर्णन दिशा होती है उसके आगामी पोल की घूर्णन दिशा के समान होती है। मतलब जे अगर ऐसे में घूम रहा है तो जे एन है तो जे भी एन रहेगा, इसके समान ही रहेगी। ये घूम रहा है तो मुख्य पोल की घूर्णन दिशा के समान रहेगी, आपको ये पता होना चाहिए बस। तो इंटरपोल की जो घूर्णन दिशा है, मुख्य पोल की जो घूर्णन दिशा है, घूर्णन दिशा आगामी पोल की ध्रुवता के समान रहेगी, इसकी घूर्णन दिशा आगामी पोल के समान रहेगी, ये चीज है आपको। तो इंटरपोल करने से क्या हो जाता है, स्पार्किंग कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है। इंटरपोल अगर कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी जो स्पार्किंग हो रही है कम्यूटेटर के बीच में, ब्रशों के बीच में, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पूछ लिया जाए कि इंटरपोल जनरेटर के अंदर क्यों किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पार्किंग कम हो जाती है। और एक चीज, यहाँ से अगर जनरेटर उल्टा घूम जाए, मतलब अगर घूम जाए तो इससे भी कुछ चीजें हैं, उस चीजों के बारे में भी मैं बता रहा हूं। तो ये है इंटरपोल, मुख्य फील्ड पोल, जो मुख्य फील्ड पोल ये रहे, मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे पोल। तो स्थापित किए गए छोटे पोल मतलब मुख्य फील्ड पोल के बीच, जो मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल इंटरपोल कहलाते हैं। इंटरपोल के प्रयोग से, मतलब जो इंटरपोल के प्रयोग से क्या हो जाता है, स्पार्किंग कम हो जाती है, स्पार्किंग कम हो जाती है। क्या है, जो ब्रश के और कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग होती है वो कम हो जाती है। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग के कारण क्या हो जाता है, जैसे कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो रही है तो उसके कारण क्या हो जाता है, कम्यूटेटर गर्म होता है। अगर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो रही है तो इससे क्या होगा, कम्यूटेटर गर्म होगा और इससे सेगमेंट से जुड़ी आर्मेचर कॉइल, मतलब जो सेगमेंट से जुड़ी जो आर्मेचर कॉइल होती है उसके टर्मिनल और शोल्डर पिघल जाते हैं और जोड़ खुल जाता है। मतलब सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट की और मुख्य फील्ड पोल की जो बाइंडिंग है वो गर्म होगी तो उनके जो कनेक्शन होते हैं वो खुल जाएंगे और जुड़ी कॉइल खुल जाएगी। फिर आ रहा है कम्यूटेटर पर स्पार्किंग से कम्यूटेटर पर कार्बन जम जाता है। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो रही है तो उस पर कार्बन जम जाएगा और सतह खुरदरी हो जाएगी। अब कुछ चीज ऐसी है जो नोट में बता देता हूँ कि नोट में यहाँ से लिख लेना कि डीसी जनरेटर की घूर्णन दिशा गलत होने से, जनरेटर मान के चलो ऐसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे घूम रहा है, ऐसे में घूम रहा है, अगर उसकी घूर्णन दिशा गलत हो जाए, उल्टा घूमने लग गया, तो पूछेगा क्या हो जाएगा, उल्टा घूमने से मतलब घूर्णन दिशा गलत होने से या
अवशिष्ट चुंबकत्व कम होने से, या अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाए या अवशिष्ट चुंबकत्व कम हो जाए, तो जनरेटर क्या करेगा, वोल्टेज या ईएमएफ नहीं बनाएगा। ये आपको एग्जाम में सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम हुए थे उसमें के अंदर भी पूछा गया था, इससे पहले ही पूछा गया था, और इससे पहले इसरो के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर डीसी जनरेटर की घूर्णन दिशा गलत हो जाए तो क्या जनरेटर ईएमएफ बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो ईएमएफ नहीं बनाएगा, वोल्टेज बनाएगा नहीं। या अपशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाए तो वो वोल्टेज नहीं बनाएगा। और ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरेटर की जो रेटिंग होती है, जैसे अपने कहते हैं मोटर कितनी हॉर्स पावर की है, तो जनरेटर हम कहते हैं कितने किलोवाट का है, तो जनरेटर की जो रेटिंग है, चाहे मात्रक समझ लो, तो वो क्या में व्यक्त की जाती है, किलोवाट में, मतलब केडब्ल्यू में व्यक्त की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन ये, और ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। और इंटरपोल क्यों किए जाते हैं, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में स्पार्किंग को कम करने के लिए। और इसके अंदर क्या कि कुछ और चीजें हैं कि कम्यूटेटर के जो इंटरपोल होते हैं, इंटरपोल के जो घूर्णन दिशा होती है उसके आगामी पोल के समान होती है। ठीक, तो ये आपका डीसी जनरेटर का चैप्टर है वो लगभग खत्म हो गया पूरा। तो इसके बाद में अब जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो देखेंगे, मोटर करेंगे, तो अपना आपका चैप्टर पार्ट में आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो डीसी जनरेटर में क्या, इंटरपोल की जो घूर्णन दिशा है वो आगामी पोल की ध्रुवता के समान रहेगी। ये भी आप नोट कर लेना, मैं लिखना भूल गया। तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई कंप्लीट होगी, वो भी ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।